और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, क्रिकेटर सुरेश रैना के खिलाफ मुंबई पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। सुरेश रैना पर कोरोना के नियम तोड़कर पार्टी करने का आरोप है। एक क्लब में छापे के दौरान 34 लोग पकड़े गए, जिनमें सुरेश रैना भी थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं इस पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार और गायक भी शामिल थे। ये भी जानकारी कि इस पार्टी में एक्टर ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी सुजैन खान भी मौजूद थी। पुलिस ने 34 लोगों पर कोरोना के नियमों का उल्लंघन कर पार्टी करने का केस दर्ज किया है। और ये भी जानकारी कि पुलिस ने देर रात 3 बजे एक क्लब में छापा मारा। इस दौरान वहां से कई लोग फरार होने में भी कामयाब रहे, जिन्हें फिलहाल अभी पकड़ने के लिए, ढूंढने के लिए मुंबई पुलिस जुटी हुई है। फिलहाल सुरेश रैना पर केस दर्ज हुआ है। ये भी जानकारी मिल रही है कि सुजैन भी इस पार्टी में मौजूद थी। कई बड़े चेहरे बॉलीवुड के इस पार्टी में शामिल थे। कोरोना के नियम तोड़कर ये पार्टी करने का आरोप है, क्योंकि आपको बता दें मुंबई में नाइट कर्फ्यू है। 11 बजे के बाद कोई भी क्लब खुला ना रहे, ये गाइडलाइंस हैं। बावजूद इसके ये क्लब खुला था। न सिर्फ खुला था, 3 बजे जब यहाँ पर छापा मारा गया तो यहाँ पर तमाम चेहरे, बड़े चेहरे मौजूद थे जो पार्टी कर रहे थे। सुरेश रैना का नाम अब सामने आ चुका है। सुरेश रैना पर केस दर्ज हुआ है। साथ ही साथ सुजैन भी पार्टी में शामिल थी, ये भी जानकारी। और आगे मुंबई पुलिस कह रही है कि और भी बड़े चेहरे हैं जिनके खुलासे धीरे धीरे होंगे, यानी और बड़े गायक, बड़े चेहरे बॉलीवुड के इस पार्टी में शामिल थे। कुछ लोग खासतौर पर दिल्ली से मुंबई इसलिए पहुंचे थे ताकि वो इस पार्टी में शामिल हो पाएं। जब छापा मारा गया तो वहां पर कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, ना किसी के चेहरे पर मास्क था और ना ही वहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। जिसके बाद ये भी जानकारी मिल रही कि कुछ लोग और मौजूद थे जो वहां से भागने में कामयाब रहे हैं। कौन थे वो लोग, उन पर क्या कार्रवाई होगी, अब ये देखना होगा। ये इस पर जांच करने के लिए दरअसल मुंबई पुलिस लगी हुई है। सुरेश रैना पर केस दर्ज हुआ है, किस तरीके की कार्रवाई उन पर होती है ये भी देखना होगा। क्या जुर्माना लेकर उन्हें छोड़ दिया जाता है या कोई कार्रवाई मुंबई पुलिस करती है, ये देखना होगा। सुरेश रैना पर फिलहाल केस दर्ज हुआ है। सुजैन के बारे में भी जानकारी मिल रही कि वो भी पार्टी में शामिल थी। कुछ और चेहरे, कुछ और बड़े नाम, बड़े गायक भी हो सकते हैं। क्या कोई और क्रिकेटर सुरेश रैना की तरह ही वहां पर मौजूद था पार्टी में, ये भी अभी साफ नहीं है। मुंबई पुलिस अब से थोड़ी देर में इस बात की खुलासा करेगी। धीरे धीरे जो अभी जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक जब क्लब में छापा मारा गया तो वहां पर सुरेश रैना मौजूद थे, सुजैन भी वहां पर मौजूद थी। 34 लोगों पर, जी हाँ 34 लोगों पर केस दर्ज हुआ है। अब आगे की कार्रवाई पर मुंबई पुलिस जुटी हुई है। किस तरीके की कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से की जाती है देखना होगा, क्योंकि देखिए रात 11 बजे के बाद क्लब खोलने की परमिशन नहीं थी। यहाँ सिर्फ क्लब ही नहीं खुला था, यहाँ बाकायदा पार्टी हो रही थी। जब 3 बजे पुलिस को ये जानकारी मिली कि पार्टी चल रही है मुंबई के इस क्लब में, तो पुलिस ने छापेमारी की और छापेमारी के दौरान सुरेश रैना वहां पर मौजूद थे, सुजैन वहां पर मौजूद थी, कुछ और बड़े चेहरे, बड़े गायक, क्या कोई क्रिकेटर भी था ये अभी साफ होना बाकी है। कौन कौन से चेहरे थे वो साफ होना बाकी है। धीरे धीरे अभी पुलिस इसमें आगे जानकारी देगी, लेकिन फिलहाल सुरेश रैना का नाम सामने आ चुका है। सुरेश रैना पर केस दर्ज हुआ है। सुजैन भी इस पार्टी में शामिल थी, ये भी जानकारी मिल रही है। मुंबई पुलिस ने कल देर रात एक बड़ी कार्रवाई की है और मुंबई के जो JW मैरिट के अंदर और के अंदर ड्रैगन फ्लाई पब है वहाँ पर छापेमारी की है। और बताया जा रहा है कि तकरीबन 34 लोगों को वहाँ पर पकड़ा गया है, जिसमें कुछ बड़े नाम भी शामिल हैं। सुरेश रैना जो भारतीय क्रिकेटर है उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। साथ ही साथ सुजैन खान, उनका भी लिस्ट में नाम है। और बताया जा रहा है कि जो ड्रैगन फ्लाई पब है काफ़ी बड़ा पब है, 5 सितारा होटल के अंदर ये पब है। और इसी वजह से एक मुंबई पुलिस को एक स्पेसिफिक जानकारी मिलती है कि इस पब में देर रात कई बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे पार्टी कर रहे हैं और कुछ लोग दिल्ली और पंजाब से भी फ्लाई करके यहाँ पर आए हुए हैं। जिसके बाद एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के बाद मुंबई पुलिस यहाँ पर छापेमारी करती है और छापेमारी के दौरान ये पाया जाता है कि जो कोविड के जो नॉर्म्स हैं, एपिडेमिक एक्ट 188 के तहत कोई भी फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी मास्क नहीं लगा रहा है, कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद पुलिस ने यहाँ पर छापेमारी करने के बाद सुरेश रैना के खिलाफ मामला दर्ज किया है और कई सेलिब्रिटीज़ हैं उनके खिलाफ भी मामला दर्ज करने की प्रोसेस शुरू की जा रही है। सर ये भाई सर जानना चाहेंगे कि नहीं, मुझे मत कुछ पूछिए, आपने मेरे से पूछा क्या? ड्रैगन फ्लाई किसका है? नहीं मुझे नहीं, आप गेट के बाहर जाइए। ओके, तो गेट के बाहर जाइए। इनका साफ तौर पे कहना है कि ये इनको कोई जानकारी नहीं है।
लेकिन मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ड्रैगन फ्लाई है, आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि JW मैरिट के अंदर जो ड्रैगन फ्लाई है इसी पब में छापेमारी की गई थी। और ये पब अगर मैं दिखाना चाहूँगा सामने जो बिल्डिंग देख रहे हैं उसके अंदर ड्रैगन फ्लाई पब है, वहाँ पर ही छापेमारी की गई थी। और बताया जा रहा है कि कई बड़े सेलिब्रिटीज़ यहाँ से फरार भी हो चुके थे जब पुलिस की रेड हुई थी, और अब पुलिस उन लोग की सबकी तलाश में जुटी हुई है। मुंबई से कैमरामैन आतिश के साथ विवेक गुप्ता, न्यूज़ 18 इंडिया। तो रात में 3 बजे ये छापेमारी हुई थी। 11 बजे तक ही पार्टी की इजाजत मुंबई पुलिस की तरफ से दी गई है। पुलिस का जो जांच का दायरा है वो अब बढ़ चुका है, क्योंकि कई नाम इसमें सामने आ रहे हैं। जब 3 बजे छापेमारी की गई तो 34 लोग वहां पर मिले जिन पर केस दर्ज हुआ है। कुछ लोग वहां से फरार हो गए। वो कौन लोग थे, इस बारे में भी जानकारी मुंबई पुलिस जो है वो जुटा रही है। सुजैन खान का नाम भी अब सामने आ रहा है। सुरेश रैना के बाद कुछ और नाम धीरे धीरे सामने आ सकते हैं, उनका खुलासा मुंबई पुलिस कर सकती है। किस तरीके की कार्रवाई मुंबई पुलिस की तरफ से की जाएगी ये भी देखना होगा। फिलहाल अभी ये साफ नहीं हो पाया है, लेकिन जरा देखिए किस तरीके से यहाँ पर ये पार्टी हुई। कुछ लोग खासतौर पर दिल्ली से मुंबई वहां पर पार्टी में शामिल होने के लिए पहुंचे। कई सिंगर भी इस पार्टी में बताए जा रहे हैं मौजूद थे। 3 बजे ये छापेमारी हुई जब पार्टी चल रही थी। कई बड़े चेहरे उस पार्टी में शामिल थे। हालांकि कोरोना की स्थिति को देखते हुए मुंबई में नाइट कर्फ्यू है और पुलिस की तरफ से 11 बजे के बाद पार्टी ना करने की हिदायत दी गई। बावजूद इसके इस क्लब में पार्टी हो रही थी। बड़े बड़े चेहरे इस पार्टी में शामिल थे। सुरेश रैना यहां पर मौजूद थे, उनके खिलाफ केस दर्ज हुआ है कोरोना नियम तोड़ने के आरोप में, क्योंकि अंदर भी जब क्लब के अंदर पुलिस की टीम पहुंची तो वहां पर भी कोरोना के नियमों का पालन नहीं हो रहा था, ना ही चेहरे पर मास्क था, ना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हो रहा था। 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। कुछ और लोग भी हो सकते हैं, क्योंकि कुछ लोग बताया जा रहा है फरार हो गए थे वहां से। अभिषेक जुड़ चुके हैं हमारे साथ, हमारे सहयोगी और अपडेट के साथ। अभिषेक आवाज पहुंच रही है? तो शायद अभिषेक तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही। एक बार फिर से उनसे कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बीच बता दें मुंबई पुलिस अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है इस बात का खुलासा करेगी कि कौन कौन से वो बड़े चेहरे थे, क्योंकि 34 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। और भी लोग थे जो पुलिस को देखते ही वहां से निकल गए, फरार हो गए। विवेक हमारे साथ इस बीच मुंबई से हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। विवेक, क्या जानकारी मिल रही है? कौन कौन से बड़े चेहरे इस पार्टी में शामिल थे? कोई बड़ी गिरफ्तारी हुई है क्या अभी तक? हाँ अर्पिता, देखिए इस पूरे मामले में मैं सबसे पहले वो आपको जगह दिखाना चाहूँगा जहाँ पे ये पार्टी हो रही थी। आप देख सकते हैं कि जो बिल्डिंग देखें तो और के अंदर ही ड्रैगन फ्लाई का जो बड़ा है, ये इसका मेन एंट्रेंस है ड्रैगन फ्लाई का, जहाँ पे अभी सिक्योरिटी यहाँ पे लगी हुई है, हमें अंदर जाने की परमिशन दे रहे हैं। लेकिन इसी के अंदर ड्रैगन फ्लाई का पब है, जहाँ पर एक स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन पर मुंबई पुलिस की छापेमारी होती है। और ये छापेमारी रात 3 बजे होती है और मुंबई पुलिस को जानकारी मिलती है कि इस बड़े पब में बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और भारतीय क्रिकेटर के साथ साथ बड़े बड़े सिंगर, बॉलीवुड के सिंगर इस पार्टी में मौजूद हैं। और उसी स्पेसिफिक इनपुट के बाद यहाँ पर छापेमारी की जाती है और कुल 34 लोगों को वो यहाँ पर पकड़ा जाता है। उनके बाकायदा नाम लिखी जाते हैं। नाम लिखने के बाद उन्हें सीआरपीसी के एक नोटिस देकर उन्हें छोड़ दिया जाता है। अब जो है वो प्रोसेस है, वो प्रोसेस अब कन्वर्ट होते जा रहा है, एफआईआर में पूरा मामला कन्वर्ट होते जा रहा है। और यही वजह है कि जो पहला नाम सामने आया है वो सुरेश रैना का नाम सामने आया है। उनके खिलाफ एफिडेविट एक्ट 188 के तहत उनके ऊपर मामला दर्ज कर लिया गया है। और साथ ही साथ एक और जो जानकारी आ रही है कि ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान भी इस पार्टी में मौजूद थी, उनकी भी मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि पुलिस जो है एफआईआर में उनका नाम भी जोड़ सकती है। अब पुलिस ये वेरीफाई कर रही है कि कौन कौन 34 लोग इस पार्टी में मौजूद थे। और ये भी बताया जा रहा है कि कुछ बड़े सिंगर इस पार्टी में मौजूद थे। और ये भी जानकारी मिल रही है कि कुछ बड़े लोग दिल्ली और पंजाब से बाकायदा फ्लाई करके मुंबई आए थे और सिर्फ इसी पार्टी को अटेंड करने के लिए वो मुंबई पहुंचे थे। तो मुंबई पुलिस की जो लीगल फॉर्मेलिटीज है वो अब धीरे धीरे पूरी होती जा रही है और कोशिश की जा रही है कि जो इस पार्टी में मौजूद थे उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जिस तरीके से यूके में कोरोना वायरस अपने चरम पर है और नया वायरस फैल रहा है, उसके बाद ही बीएमसी ने ये तय किया था कि मुंबई में लॉकडाउन लगा दिया, माफ कीजिएगा, ये मुंबई में नाइट कर्फ्यू शुरू कर दिया जाएगा। और आपको पता चाहेंगे कि ठीक है विवेक, मैं रोक रही हूँ आपको। अभिषेक हमारे साथ मौजूद है, उनके पास कुछ ताजा अपडेट है। अभिषेक, देखिए अर्पिता, सरकार ने साफ कर दिया है कि जो भी इस तरीके का उल्लंघन करेगा, फिर चाहे वो सेलिब्रिटी हो, क्रिकेटर हो या कोई भी व्यक्ति हो, उसके खिलाफ
एफआईआर रजिस्टर की जाएगी। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये सारा मामला सरकार के संज्ञान में धीरे धीरे आया है, क्योंकि सुबह ही पुलिस कमिश्नर ने बीएमसी कमिश्नर के साथ बातचीत की है और उसके बाद इस पूरे मामले में कहीं न कहीं बात सरकार तक पहुंची है कि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज और तमाम इससे जुड़े लोग हैं। लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है, जो भी इस पूरे मामले का खास करके कोरोना के समय में जो गाइडलाइन बनाई गई है उसका उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाएगी और उसके तहत पहले इस पूरे मामले में सारी बातें गवर्नमेंट तक आई और उच्च अधिकारियों के साथ बातचीत के बाद ही धीरे धीरे इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज होनी, शिकायत दर्ज होनी शुरू हुई है, जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज भी हैं और उनके साथ उनकी पहचान की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेज या दूसरी जो चीजें हैं उसके जरिए जो जो व्यक्ति पहचान में आ रहा है, जिनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है, उन सारे लोगों के साथ के खिलाफ नामजद एफआईआर रजिस्टर हो रही है। और उसके अलावा जो लोग पहचान में नहीं आ रहे हैं वो अप्रॉक्सीमेट एक भीड़ या एक गैदरिंग के तौर पर उनके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर की जाएगी, क्योंकि नाइट कर्फ्यू में साफ कह दिया गया था कल ही सरकार की तरफ से कि 5 लोग एक साथ इकट्ठा नहीं हो सकते और खास करके ऐसे समय में जब कोरोना पीक पर है और खास करके कोरोना का एक नए तरीके का वायरस तेजी के साथ फैल रहा है और ऐसे में तमाम सारे विदेशों की फ्लाइटें खासकर ब्रिटेन या यूके की फ्लाइट को निरस्त किया जा चुका है और महाराष्ट्र में एहतियातन नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और ऐसे में पहला ऐसा केस हुआ है जिसमें कई सारे सेलिब्रिटीज के नाम सामने आ रहे हैं। अर्पिता, विवेक, ये जो नाम सामने आए कुछ और साफ हो पाया? क्योंकि सुरेश रैना और सुजैन, ये 2 नाम तो अभी तक सामने आ रहे हैं। कौन कौन से बड़े चेहरे, बड़े सिंगर वहां पर थे, ये खुलासा कब तक हो सकता है और इन पर कार्रवाई क्या हो सकती है? अर्पिता, देखिए जो उसमें जो मुंबई पुलिस सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि इसमें 34 लोग थे, वो सभी बड़े सेलिब्रिटीज। इसमें पहला नाम सुरेश रैना का है, दूसरा नाम विवेक, मैं रोक रही हूँ आपको। हमारे साथ मुंबई मेयर इस वक्त किशोरी पेडनेकर जुड़ चुकी हैं। किशोरी, क्या जानकारी मिल पा रही है अगर आपके पास अभी हो कि कौन कौन से बड़े चेहरे उस पार्टी में शामिल थे? एक तो अपना जो कोविड-19 का फाइट चालू है वो थोड़ा सा कम हुआ है लेकिन खत्म नहीं हुआ है। ये बार बार हमारे राज्य के मुख्यमंत्री सम्माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब बोल रहे हैं, खुद टोपे साहब डेली उसका रिपोर्ट दे रहे राजेश टोपे जी। और पढ़े लिखे लोग जब ये ऐसा काम करते हैं तो मुझे सच्ची चिंता लगती है कि कोविड-19 से फाइट करना है तो समझदारी से करना है। अभी तक उसका दवा तो है ही नहीं और ऐसा ना समझ करके काम करते ये लोग। ठीक है, एंजॉय करना है, ये करना है, वो सब आगे भी हो सकता है, लेकिन ये दिन बहुत पार्टी में नहीं, उसका पता मुझे भी नहीं मिला है अभी। लेकिन जिसने किसने किया है, जो स्टार है, वो लोगों के एक समझ में आना चाहिए कि खुद की जान भी जोखिम में डालते और दूसरे को भी जोखिम में लाते। मुझे लगता है ये गलत है। कार्रवाई उन पर क्या हो सकती है किशोरी जी? महापालिका कार्रवाई करे, क्योंकि ये कभी सुधरेंगे? कार्रवाई ये उसका सोल्यूशन नहीं है, समझदारी ये सोल्यूशन है। समझदारी से काम करना चाहिए। नागरिक है, देश के नागरिक है, महाराष्ट्र के, मुंबई के, तो समझदारी से काम करे। किशोरी जी, देखिए अभी 2 नाम सामने आ रहे हैं कि सुरेश रैना इस पार्टी में शामिल थे, सुजैन खान जो कि ऋतिक रोशन की पूर्व पत्नी है वो इस पार्टी में शामिल थी। कुछ और जानकारी है क्या आपके पास कि कौन कौन से और चेहरे, बड़े गायक बताए जा रहे हैं इस पार्टी में थे? हाँ, कितने स्टार थे ऐसे मुझे पता चला है। कितने स्टार रहे होंगे किशोरी जी, कोई आइडिया, कुछ पता चला आपको? नहीं, मुझे पता नहीं है, लेकिन हुआ है करके जो पता है तो मुझे लगता है ये सब समझदारी के समझने वाले लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, उन्होंने समझदारी से काम लेना चाहिए। एक गलती करके खुद जोखिम में जाते हैं और दूसरे को लाते हैं। ठीक, इस बीच बड़ी खबर आ रही है। डीडीसी चुनाव के नतीजे से जुड़ी हुई 12 सीटों के नतीजे अभी तक आए हैं सामने। उपकार गठबंधन को 3 सीट मिली है, जो जानकारी मिल रही है। 7 सीट पर निर्दलीय जीते हैं, यानी जो अब रिजल्ट सामने आ रहा है वो ये कि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत हासिल हुई है।
डीडीसी चुनाव के धीरे धीरे देखिए नतीजे आने शुरू हो गए हैं। अब से थोड़ी देर पहले हम रुझान भी आपको दिखा रहे थे जिसमें बीजेपी जो है वो लीड कर रही थी। फिलहाल जो अब रिजल्ट सामने आए कुछ सीटों पर, देखिए वो क्या कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं 7 सीटों पर निर्दलीय यहां पर जीते हैं। साथ ही साथ कांग्रेस को 1 सीट मिली है, 1 सीट पर जीत कांग्रेस ने हासिल की है। डीडीसी चुनाव के ये नतीजे और गुपकार गठबंधन को भी यहां पर बताया जा रहा है कि जीत मिली है। फिलहाल जिस तरीके से देखिए रुझान सामने आ रहे हैं वो तो ये दिखा रहे हैं कि बीजेपी इस वक्त 50 पर आगे है, गुपकार लीड कर रही है, अब 73 पर आगे इस वक्त दिख रही है, और इसी के साथ साथ कांग्रेस जो है वो 21 पर और जेकेएपी 7 पर, अन्य यानी निर्दलीय जो है वो 42 पर। अब त्रिकोणीय मुकाबला, कांग्रेस यहां पीछे छूट गई है। यहां गुपकार गठबंधन, बीजेपी और निर्दलीय के बीच में ये त्रिकोणीय मुकाबला देखा जा रहा है। निर्दलीय जो है वो भी एक अहम भूमिका निभाएंगे आगे, लेकिन बीजेपी इस वक्त पीछे 50 पर पहुंच चुकी है। गुपकार जो है वो आगे लीड करती हुई, ये रुझान जो सामने आ रहे हैं उसमें दिख रही है 73 पर गुपकार पार्टी इस वक्त नजर आ रही है। आपको बता दें बैलेट पेपर से दरअसल मतदान हुए थे और इसीलिए इतना वक्त लग रहा है। शाम तक तस्वीर साफ हो पाएगी, रिजल्ट्स जो है वो देर शाम तक आ सकते हैं, लेकिन शुरुआती जो रुझान है वो क्या तस्वीर दिखा रहे हैं वो हम आपको बता रहे हैं। दरअसल 50 पर बीजेपी, गुपकार 73 पर, कांग्रेस 21 और जेकेएपी 7 और अन्य 42। यहां पर अन्य जो है यानी जो निर्दलीय हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका में नजर आ रहे हैं। कई जगहों पर देखिए यहां पर सुरक्षा भी पुख्ता की गई मतगणना को देखते हुए, और फिलहाल जो रुझान कह रहे हैं वो गुपकार जो मोर्चा है, गुपकार गठबंधन को आगे दिखा रहे हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के लिए आज का जो दिन है वो बहुत बड़ा है। पहली बार हुए जिला विकास परिषद के चुनावों के लिए वोटों की जो गिनती है वो जारी है। कुल 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। अब तक मिले रुझानों में बीजेपी और गुपकार गठबंधन के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा था। अब तक के रुझानों में गुपकार गठबंधन जो है अब देखिए 73 सीटों पर आगे चल रही है, जबकि बीजेपी 50 सीटों पर आगे है। अब तक 12 सीटों के नतीजे आ चुके हैं, जिसमें निर्दलियों को 7 सीटें, गुपकार गठबंधन को 3 सीटें और कांग्रेस को 1 सीट मिली है। तो नजर इस पर बनी हुई है क्योंकि देखिए किस तरीके से तमाम दल, चाहे वो गुपकार पार्टी हो या बीजेपी हो, सबने अपनी पूरी ताकत झोंक दी, एड़ी चोटी का बल लगा दिया। जहां एक तरफ गुपकार पार्टी का एजेंडा था कि अगर वो आते हैं तो वो 370 और 35-1 की बहाली करेंगे, वहीं बीजेपी का नारा था कि वो आएंगे तो विकास लेकर आएंगे। अब देखना है कि आखिरकार किन मुद्दों पर लोग घरों से निकले और उन्होंने मतदान किया, क्योंकि मतदान प्रतिशत भी इस बार काफी अच्छा रहा। सभी चरणों को अगर जोड़ दें तो 51% जो है वो मतदान हुआ है। उसको देखते हुए सारी पार्टियां जो है बेहद उत्साहित हैं। यहाँ बीजेपी जो है उसकी टक्कर कांग्रेस से भी, अगर कांग्रेस से वोट शेयर में बीजेपी आगे निकल जाती तो ये भी बड़ी उपलब्धि कांग्रेस के बीजेपी के लिए होगी। और गुपकार गठबंधन जहां सारे विपक्षी दल एक साथ जुट गए, वो अभी जो रुझान दिखा रहे हैं वो 73 पर दिखाते हुए नजर आ रहे हैं और बीजेपी 50 पर। जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए वोटों की गिनती जारी है। रुझानों में बीजेपी को मिली बढ़त के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पीएम मोदी का सपना पूरा होने जा रहा है। में पहली बार जम्मू कश्मीर की जनता को यह अवसर मिला कि डीडीसी के चुनाव में वो मतदान कर सके, और प्रसन्नता की बात यह है कि न केवल मतदान किया बल्कि बढ़ चढ़कर भाग लिया। रिकॉर्ड मतदान भी हुआ, लोगों की जनभागीदारी भी हुई और निष्पक्ष चुनाव हुआ है। डराने का प्रयास किया गया, धमकाने का प्रयास किया गया, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। ये लोकतंत्र की जीत है। नरेंद्र मोदी जी का सपना जो था कि नीचे तक पंचायत के चुनाव, बीडीसी के चुनाव, डीडीसी के चुनाव हों, वो सब हुए। हमारे सहयोगी अनुराग इस वक्त बने हुए हैं, उनके पास कोई अपडेट है? जल्दी से अनुराग का रुख कर लेते हैं। अनुराग, देखिए बिल्कुल अनुराग ठाकुर जिसको लोकतंत्र की जीत बता रहे हैं वो इसलिए भी खुश होंगे क्योंकि जिस इलाके की उनको जिम्मेदारी दी गई थी जम्मू की, उसमें आप सामने ये तस्वीर अगर देखें तो 14 की 14 सीटों पर जम्मू में रुझान आ रहे हैं इस वक्त, जिनमें से
कि 11 सीटों पर बीजेपी आपको हर जगह पर नजर आएगी कि बीजेपी लीड कर रही है, 2 सीट पर इंडिपेंडेंट और सिर्फ 1 सीट पर जेकेएनसी नेशनल कॉन्फ्रेंस लीड कर रही है। तो इस लिहाज से अगर आप देखें तो जम्मू डिस्ट्रिक्ट है, उधमपुर का इलाका है, कठुआ का इलाका है, इन तमाम जगहों पर बीजेपी लीड कर रही है। जबकि अगर वैली की बात करें तो वहां पर जेकेएनसी और पीडीपी का जो अलायंस है, गुपकर अलायंस, वो कई जगहों पर लीड कर रहा है। तो इस लिहाज से अब तस्वीर थोड़ी सी रुझानों में अगर देखें तो ये साफ होने लगी है कि उधमपुर, कठुआ, जम्मू और सांबा ये वो इलाके हैं जहां पर बीजेपी शायद अपनी बॉडी बना लेगी, चेयरमैन अपना बनवा लेगी इन इलाकों में। जबकि दूसरी तरफ अगर देखें तो रियासी, अनंतनाग, गांदरबल और कुलगाम ये वो इलाके हैं जहां पर कि गुपकार अलायंस जो है वो बहुत अच्छा कर रहा है और शायद चेयरमैन गुपकार अलायंस का इन 4 जगहों पर बन जाएगा। तो अभी 8-10 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वहां पर तस्वीरें साफ होने लगी है धीरे धीरे, क्योंकि वहां पर गैप बढ़ने लगा है, जो लीड्स हैं उनके गैप बढ़ने लगे हैं और ये तस्वीर साफ हो रही है कि जहां पर स्ट्रांग होल्ड बीजेपी का था वहां पर 4 जगह पर बॉडी बनाते हुए बीजेपी नजर आ रही है, चेयरमैन बनाते हुए, और लगभग 4 ही जगह पर तस्वीर जो साफ होती नजर आ रही है कि गुपकार अलायंस वहां पर अपना चेयरमैन बना लेगा। बाकी की अभी भी ओपन फाइट चल रही है और क्लोज फाइट एक तरीके से कह सकते हैं। गुपकार अलायंस लीड कर रहा है सबसे ज्यादा सीटों पर अभी फिलहाल। दूसरे नंबर पर अगर देखें तो बीजेपी है। ठीक है, रिफत का भी रुख कर लेते हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रिफत, देखिए लगातार जो आंकड़े हैं वो पलट रहे हैं, कभी बीजेपी आगे कभी गुपकार आगे, जो ये रुझान दिख रहे हैं, और इसमें अगर बीजेपी जो रुझानों में दिख रहा है उतना भी ले आती तो बीजेपी के लिए बड़ी बात होगी, जिस तरीके से उनके प्रवक्ता भी कह रहे थे। देखिए अर्पिता, जिस तरह से अनुराग बता रहे थे, बीजेपी की कंसंट्रेशन जो है वो जम्मू में जरूर है, जम्मू में उनको अच्छी खासी सीट्स मिलेंगी, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन के जो कैंडिडेट्स हैं उनको कश्मीर में ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं, या राजौरी, पुंछ या इवन डोडा एरिया में सीट्स मिल सकती हैं उनकी, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की या पीडीपी की बेस जम्मू कश्मीर में है, रीजनल पार्टी है, और अगर यहाँ पे खाता खोल पाती है बीजेपी, वो उनके लिए विन है, चाहे 1 सीट मिले या 10 सीट मिले, वो उनके लिए एक विन जरूर होगी। लेकिन जिस तरीके से बीजेपी ये कह रही है कि वोट शेयर कांग्रेस से उनका ज्यादा होगा, तो नेशनल लेवल पे वो जरूर कहेंगे कि उन्होंने कांग्रेस को पछाड़ा। हालांकि कांग्रेस 21 सीटों पे जो है अभी लीड कर रही है और 1 सीट वो जीत भी गए हैं, लेकिन गुपकार डिक्लेरेशन की जो पार्टियां हैं उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी मुख्य धारा की पार्टियां हैं, जिसके अभी भी 3 चीफ मिनिस्टर जो हैं इस वक्त उनके हैं, फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला नेशनल कॉन्फ्रेंस के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, पीडीपी की जो महबूबा मुफ्ती हैं वो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं, इवन एएनसी जो है अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके भी जो है जो फाउंडर हैं वो चीफ मिनिस्टर रहे हैं, गुलाम जीएम शाह। तो ये आप अंदाजा लगा सकते, वो भी फारूक अब्दुल्ला के रिश्तेदार हैं, और ये कहा जा सकता है कि ये सारी जो पार्टियां हैं मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। तो ये गुपकार डिक्लेरेशन वर्सेस बीजेपी है या बीजेपी वर्सेस गुपकार डिक्लेरेशन, अब देखना होगा। हालांकि शायद कुछ सीट्स कश्मीर से भी मिल सकती हैं बीजेपी को, क्योंकि 4 सीटों पे वो अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में लीड कर रहे थे, और यहाँ एक और जो बालहमा एरिया है वहां पे बीजेपी का कैंडिडेट जो है लीड कर रहा था। तो अब देखना होगा कि कुल मिला के किसको क्या नंबर मिलता है, लेकिन ये तो जरूर है कि राजनीति बहुत जो शुरुआती रुझान कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, डीडीसी चुनाव के रुझान, बीजेपी 50 सीटों पर फिलहाल आगे चल रही है, वहीं गुपकार गठबंधन जो है वो 79 पर, निर्दलीय 40 सीटों पर आगे चल रही है। यानी कांटे की टक्कर यहाँ बीजेपी और गुपकार के बीच में नजर आ रही है। दोनों ही पार्टियां, कभी गुपकार आगे बढ़ रही है कभी बीजेपी, लेकिन बीजेपी के लिए अगर जो रुझान दिख रहे हैं, इतनी सीटें भी आती हैं, नतीजों में कन्वर्ट होती हैं, तो बड़ी उपलब्धि होगी। बीजेपी इसको मानती भी है बड़ी उपलब्धि, क्योंकि श्रीनगर में बीजेपी की पहली जीत, बड़ी खबर इस वक्त की, श्रीनगर में बीजेपी की पहली जीत। जम्मू में हालांकि थोड़ी सीट जरूर रहती थी, लेकिन श्रीनगर में बीजेपी की पहली जीत मिली है। और बड़ी खबर ये बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिहाज से, क्योंकि डीडीसी चुनाव में पूरी ताकत, एड़ी चोटी की ताकत बीजेपी की तरफ से लगा दिया गया था। अनुराग ठाकुर वहां पर मौजूद थे, पल पल उस पर नजर बनाए हुए थे, और इसी के साथ साथ 400 से ज्यादा कार्यक्रम जो है वो हुए, जिसके तहत अब देखिए श्रीनगर में पहली जीत यहां बीजेपी को मिली है। रिफत, जिस बात का जिक्र आप कर रहे थे, श्रीनगर में बीजेपी को पहली जीत, जैसे मैंने कहा था कि बालहमा एरिया में जो है बीजेपी के कैंडिडेट लीड कर रहा था, तो 1 सीट फिलहाल, यानी बीजेपी ने पहली बार खाता खोला, हालांकि पहली बार ही
डीडीसी के इलेक्शंस हुए, हालांकि पंच और सरपंच उनके हैं बीजेपी के जरूर, लेकिन उस बार जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी ने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था। तो जब वो लोग लड़ रहे हैं इस वक्त, तो ऐसे में बीजेपी को एक सीट मिली है, तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी ने खाता खोला है। अब देखना होगा कि क्या कुछ और सीट्स मिलेंगी, क्योंकि अनंतनाग से जिस तरीके से लीड कर रहे थे बीजेपी के कैंडिडेट्स, क्या वो जीत में तब्दील होंगे, अभी उसमें टाइम लगेगा। कुपवारा में एक बीजेपी का कैंडिडेट लीड कर रहा था, लेकिन अब वो ट्रेल कर रहा है, अब वो पीछे चला गया है। तो ऐसे में फिलहाल एक जो बड़ी खबर है वो बीजेपी ने अपना खाता कश्मीर में डीडीसी इलेक्शंस का खोला है। ठीक है रिफत, मैं आपको रोक रही हूं। अनुराग के पास जल्दी से कोई अपडेट है, रुक कर लेते हैं। अनुराग, देखिए, जो अभी तक हम कंपैरिजंस कर रहे हैं वो गुपकार अलायंस वर्सेस बीजेपी कर रहे हैं, लेकिन एक मैं आपको इसमें बड़ी जानकारी आंकड़ों के लिहाज से दे दूं कि अभी भी अगर सबसे बड़ी पार्टी की बात करें, अगर सब पार्टियों को अलग अलग देखें, तो अभी भी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नजर आ रही है यहां पर, क्योंकि अभी भी 49-50 सीट्स पर उसकी लीड है। और जेकेएनसी और पीडीपी दोनों मिला करके, जिसमें कि बाकी उनके अलायंस पार्टनर्स भी हैं, लेफ्ट की पार्टियां भी हैं, वो मिला करके फिलहाल 79 सीट्स पर लीड है। तो अगर अलग अलग पार्टियों के तौर पर देखें, बीजेपी इसको भी अपनी उपलब्धि बताएगी, क्योंकि उसके तमाम यहां पर अगर अनुराग ठाकुर जम्मू में संभाले हुए थे, तो शाहनवाज हुसैन श्रीनगर में मोर्चा संभाले हुए थे, तो वो इसको भी अपनी सबसे बड़ी जीत बताएंगे कि सबसे बड़ी पार्टी फिलहाल तक भी लीड्स में बीजेपी चल रही है। बिल्कुल, तो बड़ी जानकारी फिलहाल अनुराग दे रहे थे। और जरा रुझानों पर नजर डाल लेते हैं। बीजेपी 49 पर इस वक्त आगे बढ़ते हुए, वहीं 79 पर गुपकार गठबंधन, और कांटे की टक्कर जो है वो गुपकार गठबंधन और बीजेपी के बीच में इस वक्त दिख रही है। इसी बीच हमारे साथ अमिताभ सिन्हा न्यूज रूम से जुड़ चुके हैं। और अमिताभ, देखिए, श्रीनगर में बीजेपी की पहली जीत, कितनी बड़ी जीत ये बीजेपी के लिए होगी? देखिए, घाटी में अगर बीजेपी की एंट्री हो रही है तो इससे बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए हो नहीं सकती है। अगर आपने देखा होगा ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम के चुनाव हुए, वहां बीजेपी पूरी ताकत से लड़ी। इस बार बीजेपी जम्मू में तो लड़ी रही थी, श्रीनगर में भी उन मुद्दों को उठा रही थी जिन मुद्दों को लेकर वो गुपकार के नेताओं को घेर रही थी। सबसे पहले आपको याद होगा हुर्रियत के नेताओं को, जो लगातार भारत के विरोध, भारत सरकार से ही मदद लेते थे, सहायता लेते थे, रसद लेते थे और भारत सरकार की ही खिलाफत करते थे, उनको एक्सपोज किया गया, कैसे उनके बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं, कैसे उनके पाकिस्तान के साथ लिंक्स हैं। इसके बाद गुपकार के नेता, आपको याद होगा तमाम जो लैंड डील्स हुई है उनके ऊपर उंगलियां उठाई गई, महबूबा मुफ्ती हो चाहे फारूक अब्दुल्ला हो, इन दोनों के ऊपर। उसके साथ ही साथ आपको याद होगा जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में जो करप्शन हुआ, उसको लेकर फारूक अब्दुल्ला पर सवाल उठाए गए थे। तो ऐसे ऐसे मुद्दे बीजेपी लेकर सामने आई थी और वहां के नेताओं को यह बताने की कोशिश की गई थी। अमिताभ जी, मैं आपको रोक रही हूँ। रिफत के पास कोई अपडेट है? रिफत, मेरे साथ वो कैंडिडेट हैं जो बीजेपी की पहली जीत है। यहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट एजाज अहमद जीत चुके हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका रिएक्शन? मैं पूरे देश को इसके लिए बधाई देता हूँ, उन कार्यकर्ताओं को जिन्होंने यहाँ पे आके बलिदान दे दिया। और ऐसी ताकतों का हम लोग विरोध करें जो ये बोलते थे कि शायद यहाँ झंडा उठाने के लिए कोई नहीं होगा। आज जो भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी दर्शाती है कि कश्मीर में भी वो कितने पॉपुलर है। और ये उन्हीं की वजह से है कि आज भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पहली सीट दर्ज की है। और जो कम्युनल फोर्सेस यहाँ पे प्रोपेगेंडा फैलाते थे, जो पीपुल्स अलायंस के नाम पे एक गैंग बनी हुई थी, वो लोगों को हमेशा ये बोलती थी कि शायद यहाँ पे कोई खड़ा नहीं होगा तिरंगा हटाने के लिए, और कम्युनलिज्म की भाषा बोलते थे भारतीय जनता पार्टी को अंदर मत आने दो क्योंकि ये हिंदुओं की पार्टी है। लेकिन आज हमारे वोटर्स ने सिद्ध कर दिया कि यहाँ पे कम्युनलिज्म की कोई राजनीति नहीं चलेगी। अगर यहाँ पे कोई राजनीति चलेगी तो वो विकास की राजनीति चलेगी, करप्शन फ्री राजनीति चलेगी। यहाँ लोगों को रोजगार चाहिए, यहाँ सड़कें अच्छी हो, यहाँ ट्रांसपोर्ट हो, यहाँ हॉर्टिकल्चर में हम लोग काम करें। कितने वोट्स मिले आपको, किनको हराया? हमारे 64% पोलिंग हुई हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में। उसमें हमारे जो भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है उसको 50% वोटिंग मिली है। उसमें पीएचडी के कैंडिडेट भी थे, अपनी पार्टी के कैंडिडेट भी थे, और 2 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थे जिनको भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार ने आज हरा दिया। आपकी क्या कोशिश रहेगी? मेरी कोशिश यही है कि हम लोग जो भारतीय जनता पार्टी जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास का जो मूल मंत्र है, वो हम लोग घर घर पहुंचाए, कश्मीर में अच्छे से डेवलपमेंट हो, और यहाँ जो हमारे वर्कर्स है वो सेफगार्ड हो, उनको और प्रमोशन मिले, और आने वाले समय में ताकि हम लोग भारतीय जनता पार्टी को असेंबली में भी कुछ अच्छी सीटें निकाल के कामयाब हो सके। आप ऐसे कैंडिडेट बनिए जिन्होंने बीजेपी का खाता कश्मीर में खोला, यू आर द फर्स्ट विनर। जी, मैं पहले भी बोलता हूँ, मेरे बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो शहीद हो चुके हैं इसके लिए। ये जो जश्न है
ये मैं उनको समर्पित करता हूं कि आज अगर वो लोग जिंदा होते शायद वो उससे ज्यादा किसी और को खुशी नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। तो ये थे बीजेपी के कैंडिडेट एजाज जिन्होंने जीत दर्ज की है और ये बीजेपी की पहली सीट है जो कश्मीर वादी से मिली है। हालांकि पहली बार डीडीसी इलेक्शंस हुए लेकिन इसमें जो जीत हुई है वो बालहमा कॉन्स्टिट्यूंसी से एजाज जीत के आए हैं जिनका रिजल्ट यहाँ पे आ गया। और न्यूज़ 18 इंडिया के साथ उसने एक्सक्लूसिवली बात की और कहा कि वो विकास की राजनीति चाहते हैं और उन्होंने ये कहा कि बीजेपी का नारा है विकास, तो विकास के लिए काम करेंगे। तो ऐसे में देखना होगा कि और क्या कुछ सीट्स जो हैं जुटा पाएगी बीजेपी या नहीं। फिलहाल गुफकार डिक्लेरेशन को यहाँ पे अच्छी बारी अक्सरियत मिलते हुए दिख रही है जिस तरीके से लीड्स आ रही है। जल्दी से अनुराग का भी रुख कर लेते हैं। अनुराग, कोई और ताजा अपडेट? देखिए बिल्कुल यहाँ पर आप अगर देखें तो लगातार आंकड़े यहाँ पर आ रहे हैं और लगातार अपडेट्स यहाँ पर हो रहे हैं जो कंसोलिडेशंस होते हुए अभी नजर आ रहा है, क्योंकि अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां से ट्रेंड्स नहीं आए हैं, उन पर नजर है। वैली के भी कुछ इलाके ऐसे हैं और जम्मू रीजन के भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से जैसे डोडा से अभी रुझान नहीं आ रहे। डोडा से अभी लास्ट अपडेट भी हमने देखा था तो बहुत वहां से इक्का दुक्का रुझान ही वहां से मिल रहा है। तो अभी तक कई इलाके ऐसे हैं जहां से अभी भी रुझान अपडेट होने शुरू नहीं हुए हैं, यानी कुछ देर और इंतजार करना होगा जब आप साफ तौर पर यह कह सके कि इन चुनावों में विनर कौन रहा या इन चुनावों में बाजी कौन मार रहा है, कौन लीड कर रहा है। अगर सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर भी बीजेपी एस्टेब्लिश हो जाती है तो बीजेपी का पर्पस सॉल्व हो जाएगा। उनका यही मानना था कि जम्मू रीजन में वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है और अगर वो वैली में एंट्री कर लेते हैं, कुछ सीटें भी जीत लेते हैं या समर्थन करके इंडिपेंडेंट्स को जितवा लेते हैं तो बीजेपी का पर्पस सॉल्व हो जाता है। उनका कहना था कि हम जो इतने बड़े डिसीजन के बाद भी अगर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरते हैं तो वो अपने पॉइंट को प्रूव करने में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो गुपकार अलायंस हुआ ही सिर्फ इसलिए था कि इकट्ठे मिलकर के बीजेपी को हराना है। तो अगर गुपकार अलायंस ज्यादा 10 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में अगर अपने चेयरमैन बना लेता है तभी वो ये कह पाएंगे कि वो जीते हैं जम्मू कश्मीर के पूरे रीजन में। वो 20 क्योंकि कुल बॉडीज हैं उनमें से अगर 10 से ज्यादा में अगर वो अपनी बॉडी बना लेंगे तभी उनकी जीत कहला पाएगी। ठीक है अनुराग, रहिए साथ आप। देखिए जम्मू कश्मीर में जिला विकास परिषद के लिए वोटों की गिनती जारी है और इस बीच कांग्रेस नेता सैफुद्दीन सोज ने बयान दिया कि जरूरत पड़ने पर कांग्रेस को गुपकार गठबंधन का समर्थन करना चाहिए। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के नतीजे आना शुरू हो गए और हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के जम्मू कश्मीर से वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज हैं। सर, बीजेपी ने अपना बड़ा इम्पैक्ट बनाया है, ऐसा नतीजों से प्रतीत होते हुए दिख रहा है। मेरी नज़र में ये नतीजे जो भी आना होंगे आ जाएंगे। मेरी नज़र में ऐसा है कि बीजेपी का जो बीज है कश्मीर में नहीं उगेगा, कभी नहीं। लेकिन ये है कि बीजेपी के पास धन दौलत बेशुमार है और वो बेतहाशा यहाँ के लोगों को करप्ट बनाने की फिक्र में है। तो कुछ लोग जो लालची हैं उनकी जाल में फंस जाएंगे, लेकिन कश्मीर की जनता जो है वो बीजेपी को कभी कबूल नहीं करेगी और यही सच रहेगा कश्मीर में। सर, लेकिन उनकी ओर से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि कांग्रेस चोरी छुपे गुपकार अलायंस, जिसको वो गुपकार गैंग कह रहे हैं, उसका साथ दे रही है। पहले तो उनके लिए शर्म की बात है, चाहे बीजेपी को कोई है उसको गैंग क्यों कहते हैं, ये तो शैतानी की बात है। बीजेपी को पसंद नहीं आता यहाँ के लोग एक साथ मिलेंगे। गुपकार में यहाँ की मेन स्ट्रीम के लोग जमा हो गए और तब से उन पर ये लानत पड़ रही है। उनको गैंग कहते, बेशर्म लोग हैं ये जो गैंग कहते। हालांकि मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ मौजूद हैं। अमिताभ, जिस तरीके से श्रीनगर में बीजेपी की पहली जीत और कांग्रेस से वोट शेयर अगर ज्यादा आते हैं तो क्या इसको बीजेपी अपने लिए बड़ी उपलब्धि मानेगी एड़ी चोटी का, क्योंकि जोर लगाया 400 से ज्यादा यहाँ पे कार्यक्रम हुए बीजेपी की तरफ से? बिल्कुल, बीजेपी लगातार कोशिश में, चाहे जब से मोदी सरकार आई है केंद्र में 2014 से लगातार जम्मू कश्मीर में अपने ने जो विकास किया है पूरे जम्मू कश्मीर में, आज उनकी उतनी पॉपुलैरिटी है कि आज भारतीय जनता पार्टी की पहली सीट कश्मीर घाटी से निकली है। मैं पूरे देश को इस सीट की मुबारकबाद देना चाहता हूं और मैं अपने कार्यकर्ता शबीर भट्ट
गौहर भट्ट और जितने सारे कार्यकर्ता हमारे शहीद हुए हैं इस मिशन में, मैं उनको भी याद करना चाहता हूं कि उन्होंने जो बलिदान दे दिया वो उनका बलिदान जाया नहीं होगा। हम लोग डटे हुए हैं और आने वाले टाइम में कश्मीर में अमन हो, खुशहाली हो, तरक्की हो, उसके लिए हम लोग काम करेंगे। और जो प्रोपेगेंडा जो अलायंस फैलाती थी उनको फिर से रिवाइज करना चाहिए, सोचना चाहिए कि आज जनता क्या चाह रही है। जनता भारतीय जनता पार्टी का साथ दे चुकी है और चाहती है आने वाले टाइम में भारतीय जनता पार्टी की और सीटें बढ़े, इसलिए अलायंस को फिर से एक बार सोचना चाहिए। बाकी जितनी सारी पॉलिटिकल पार्टीज है उनको जो भी उनके मैनिफेस्टो है या जो भी उनकी तरजीहात है उन पे एक बार फिर से सोचने की जरूरत है। हमने यहाँ पे हमारी 64% पोलिंग हुई थी और उसमें हमारी कम से कम भारतीय जनता पार्टी के 50% से ज्यादा वोट्स आए हैं। इससे ये चीज दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अब यहाँ बाहरी पार्टी नहीं रही है, बल्कि हर एक गांव, हर एक घर, हर एक नगर में आने वाले समय में यहाँ पे खिल के रहेगी। बीजेपी की एक सीट श्रीनगर में बड़ी कामयाबी, लेकिन इसमें आप क्या समझते हैं, क्या खास राज रहा? ये एक संदेश है माननीय प्रधानमंत्री जी को कि लोग यहाँ पे विकास चाहते हैं, लोग आगे आना चाहते हैं, लोग डेवलपमेंट चाहते हैं और आने वाले टाइम में यहाँ विकास हो और जो करप्शन बाकी सरकारों ने की है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, युवाओं के लिए रोजगार के वसाइल फराहम की जाए और जो हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, जो भी एलाइड इंडस्ट्रीज है उसके लिए प्रॉपरली काम करेंगे। और मैं वादा देता हूँ, आश्वासन देता हूँ उन लोगों को जिन्होंने हमें वोट किया कि आपका वोट जाया नहीं होगा। आपने जिन कामों के लिए हमें वोट दिया होगा उन कामों को हम लोग अंजाम देंगे और भारतीय जनता पार्टी को कश्मीर घाटी में नई ऊंचाइयों को लेके और खड़ी करेंगे। बहुत अमिताभ जी, आप अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। देखिए, मैं इजाज हुसैन ये भारतीय जनता युवा मोर्चा में काम कर चुके हैं, अखिल भारतीय स्तर पर ये उपाध्यक्ष रह चुका है ये लड़का। और मैं आपको बता दूं, युवा मोर्चा के ये बंगाल का प्रभारी था पिछले कुछ दिनों तक, तो ये काफ़ी पूरे देश में काम कर चुका है ये लड़का। और श्रीनगर से आता है जहां आतंक के साए में जीते हैं, वहां जाकर चुनाव लड़ना, इन सारे युवा लड़कों की एक पौध तैयार होना, ये बहुत बड़ा संदेश देता है अर्पिता कश्मीर की जनता को भी। और कश्मीर, उसने सबसे पहले कहा जो साथी शहीद हुए हैं इन चुनाव की तैयारियों में, जिनको आतंकियों ने मारा है, उन सबको उसने याद किया है। तो जाहिर तौर पर यह संदेश है कि अब थोड़ा डर आतंक के साए में भी कश्मीर की जनता को ये डर कम हो रहा है। दूसरा, लोकतंत्र की बहाली चाहती है जनता। तीसरा, विकास की राह पर बढ़ना चाहती है जनता, क्योंकि लगातार बंदी के दौर से कश्मीर की जनता भी काफ़ी पिस रही है। उनके अपने व्यापार हैं, जब अगर पूरे 3 महीने जब बर्फ़ वहाँ गिरती है, अगर दिसंबर, जनवरी, फरवरी तक, तब तक वहाँ के लोगों की कैसे आय होगा, उनकी कैसे वो पैसे कमाएंगे, ये भी उनके लिए बहुत बड़ी चिंता होती है। तो तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर बीजेपी ने दिखाया था कि कैसे बीजेपी विकास की राह पर पार्टी आगे ले जा सकती है। तो ये अगर एंट्री हो रही है श्रीनगर में, जहाँ बीजेपी अमिताभ जी, रोक रही हूं मैं आपको, बड़ी खबर, बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अकेले बीजेपी 49 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। जम्मू कश्मीर में जो रिजल्ट आ रहे हैं, जो अभी फिलहाल रुझान है, उसमें बीजेपी आगे दिख रही है। साथ ही साथ बड़ी पार्टी के तौर पर बीजेपी यहां पर उभरी है। श्रीनगर में बीजेपी को इसी के साथ साथ पहली जीत भी मिली है। यह भी बड़ी उपलब्धि बीजेपी के लिए यहां पर होगी। और कांग्रेस, जो कि इस रेस में काफी पीछे छूटती हुई रुझानों में नजर आ रही है, उससे बीजेपी काफी आगे निकल चुकी है। लेकिन गुपकार अलायंस जो है वो इस वक्त लीड कर रही है 79 सीटों पर। रुझानों में शुरुआती रुझान है ये। अनुराग हमारे साथ जुड़ चुके हैं लगातार। अनुराग, कोई अपडेट? देखिए, हम लगातार, मैं यही बताने की कोशिश कर रहा था कि अगर पार्टी वाइज इसको टैली को देखा जाए तो पार्टी वाइज बीजेपी अभी भी शायद सबसे बड़ी पार्टी बन करके उभर रही है। तो वो एक यहाँ से कैरी फॉरवर्ड पॉइंट है बीजेपी के लिए कि हमने जो तैयारी यहाँ पर की, जो दोनों जगह पर अपॉइंट किए हुए थे प्रभारी, उसका रिजल्ट आते हुए नजर आ रहा है कि एक की श्रीनगर में पहली जीत मिली है बीजेपी को। इस तरीके से जो वैली है जहां पर कि ये दावा किया जा रहा था कि बिल्कुल अपसेट है लोग, नाराज हैं बीजेपी से, वो पूरी तरह से वो मैसेज नकारा गया उस पहली जीत के साथ ही। और फिलहाल जो नंबर्स में नजर आ रहा है वो सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी नजर आ रही है। बहुत जरूरी होगा एनसी के लिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए या पीडीपी के लिए कि उनमें से कोई भी एक पार्टी नंबर्स में कम से कम बीजेपी को क्रॉस करे, तभी वो क्लेम कर पाएंगे कि जम्मू कश्मीर की जो लोकल राजनीति है उनमें उनकी बीजेपी से ज्यादा पैठ है। फिलहाल जो नजर आ रहा है वो ये कि बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरते हुए नजर आ रही है। जो अभी तक के रुझान आए हैं, हालांकि अभी भी लगभग 60 से 70 सीटों के रुझान आना अभी भी बाकी है।
बिल्कुल अनुराग, रहिए जरा साथ। वहीं रुझानों में गुपकार गठबंधन को मिली बढ़त के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता मोहम्मद अकबर लोन काफी उत्साहित दिखे। हमारे साथ बात करने के लिए मोहम्मद अकबर लोन है, एनसी के नेशनल कॉन्फ्रेंस के वरिष्ठ नेता हैं और सांसद भी हैं। सर, किस तरीके से आप इन रिजल्ट्स को देख रहे हैं? जहाँ तक आज के रिजल्ट्स का ताल्लुक है, हमें अपनी जगह पूरी उम्मीद है कि हम लोगों में एक अच्छी खासी जगह बनाए हुए हैं और लोगों ने हमें वोट देकर हमें इन चुनावों में कामयाब बना दिया है। और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इसमें 90% सीट्स हमारे को मिलेंगे और मोर देन 90% हमारे को मिलेंगे। और जहाँ जहाँ भी ये इलेक्शन आज की डेट में हो गए हैं, वहाँ से हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं वो कामयाब नजर आ रहे हैं। सर, बीजेपी का कहना है कि गुपकार गैंग है ये और कांग्रेस भी छुप छुप के साथ दे रही है इनका, लेकिन बीजेपी अपने आप में यहाँ पर आई है और बहुत एक मेजर अचीवमेंट मान रही है। देखिए, बीजेपी के लिए ये वाकई मेजर अचीवमेंट है इन द सेंस कि इस जम्मू कश्मीर में स्पेशली कश्मीर में बीजेपी का नाम निशान तक भी नहीं था। अब बीजेपी वाले यहाँ आ गए, उन्होंने अपने झंडे खड़े कर दिए, उन्होंने अपने कहीं कहीं कोई ज़रख़ीर नुमाइंदा भी अपने बना दिया, तो उनको लिए वो इसको अपना जीत ही मान लेंगे। रिफत, लाख दावे वादे हो रहे हो, लेकिन बड़ी पार्टी के तौर पर तो बीजेपी दिख रही है और ऐसे में जो रेस्ट पार्टियां हैं उनको कम से कम नंबर्स में अगर वो बीजेपी से ऊपर नहीं उठती हैं तो ये बड़ा झटका होगा उन सारी पार्टियों को। अर्पिता, अब ये समझ लीजिए 1-2 घंटे के बाद सब कुछ क्लियर आ जाएगा कि किसने जीता और किसने हारा, कौन सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनी। हालांकि बीजेपी जरूर दावा करेगी कि वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, क्योंकि गुपकार डिक्लेरेशन जो है ये 7 पार्टीज हैं, तो कहीं ना कहीं वो ब्रेकअप ऐसा ही दे देंगे, कहेंगे कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है बीजेपी है। हालांकि अभी ऐसा माना जा सकता है कि बीजेपी अभी तक जो ट्रेंड्स आ रही हैं उसमें सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जरूर उभर के आ रही है, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, ये सब एक साथ लड़ रहे हैं। तो 81 के करीब जो है अभी लीड्स +1 जो है इनका नंबर है और 47 के करीब जो है वो बीजेपी का है। तो अब देखना होगा कि क्या बीजेपी और कुछ इस पे जोड़ पाएगी, क्योंकि जम्मू में उनका, जैसे मैंने पहले भी कहा है, कि स्ट्रांग होल्ड है, लेकिन कश्मीर घाटी में ज़्यादा बीजेपी की उम्मीद भी नहीं थी। लेकिन एक सीट फिलहाल मिली है, एजाज हुसैन ने जीता है बालहामा कॉन्स्टिट्यूंसी से इलेक्शन, और उनसे हमने बात भी की थी एक्सक्लूसिवली, उन्होंने न्यूज़ 18 से बात करते हुए कहा कि जल्दी से अमिताभ सना से भी एक रिएक्शन ले लेते हैं। अमिताभ, देखिए, बीजेपी का खाता खोला, बीजेपी तो यही घाटी में ही बीजेपी अपना खाता खोलना चाहती है, बीजेपी घाटी में ही अपने पैर पसारना चाहती है, बीजेपी घाटी में ही विस्तार चाहती है और जनता को यह संदेश देना चाहती है कि विकास की बात करके वो जनता का दिल जीत सकती है। और अगर एजाज हुसैन जीते हैं और अगर घाटी की जनता एक जिले की जनता ने उस पर भरोसा जताया है, तो बीजेपी को भविष्य से काफ़ी उम्मीदें कम से कम यहाँ नजर आ रही होंगी और एजाज की जीत कम से कम घाटी में खाता खुलना एक बहुत बड़ी जीत और बहुत बड़ा संदेश माना जा सकता है। तो बड़ी खबर जिस पर लगातार देखिए नजर बनी हुई है, आतंकवाद पर वोट की चोट, किस तरीके से जो रुझान है वो धीरे धीरे सामने आ रहे हैं। गुपकार गठबंधन हालांकि आगे चल रही है, लेकिन बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर फिलहाल इन रुझानों में नजर आ रही है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।